हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है और वहाँ पर कैसे जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करता है वेरियस कॉलेजेस में। तो ये देखो, ये एक यहाँ पर प्रॉपर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि एक रिसेंट नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, और कहाँ से लिया है वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये बात देखो, ग्रेजुएशन में हम अक्सर ये सुन के आते हैं कि यार मार्क्स मैटर्स नहीं करते, आपको बस सेमेस्टर पास करना है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बट अगर ये नोटिफिकेशन आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ, मतलब मिनिमम से कुछ ज़्यादा ही मार्क्स रहने से आपको बाद में जाकर फायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि देखो 80% एंड अबव आपको रहेगा तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलने वाला है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे तब आपको 21 मार्क्स मिलेगा। अगर उससे कम है, जैसे कि मान लो 80% से आपका मार्क्स कम हो गया तो आपको मिलेगा 19 मार्क्स। यानी यहाँ से देखो 2 मार्क्स ऐसे ही आपका कट किया, ठीक है। सिर्फ इसलिए बस थोड़ी और मेहनत कर लेते तो अगर आपको 79% भी हुआ है तब भी आपको 19 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री ले रहे हो, देखो आप कोई भी एग्जाम में अपेयर कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, हमेशा 100% देने की कोशिश करो और चाहो, और ये गोल रखो कि यार एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे को मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ठीक है। अब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि यार एक रेस में धरो, यार सब कुछ छोड़ के बस मार्क्स के पीछे भागो, वो नहीं। यहाँ पर देखो 80%, ठीक है, तो आप ये कोशिश रखो कि यार 80% से अबव, मतलब 85 तक आ जाए आप ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए ताकि आपको बाद में जाकर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में आप जाओ तो आपको फ़ायदा मिल पाए। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 80% से अबव रहेगा तो आपको मिलेगा 25 मार्क्स 80% से कम रहेगा तो आपको मिलेगा 23 मार्क्स, उससे भी कम रहेगा तो आपको 20 मिलेगा। तो ऐसे करके आपका एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये कोशिश रखना है कि जो भी कोर्स हम अटेंड कर रहे हैं वहाँ पर एक स्टैंडर्ड मार्क्स ला कर आना है, और स्टैंडर्ड क्या है ना, 80% से अबव, ठीक है, मिनिमम 80%, ये बात है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ये देखो कि यहाँ पर बताया गया है कि एम फिल, एम टीच, LLM। तो ये एम टीच और LLM क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, और इक्विवेलेंट के बारे में भी पता नहीं है। मेरे को जितना जानकारी है कि यार एम फिल अभी के लिए तो UGC ने इसे डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब एम फिल नाम की कोई कोर्स नहीं है। बट यहाँ पर देखो एक M.Ed नाम की चीज़ लिखा हुआ है, तो आप B.Ed करने के बाद M.Ed करते हो तो आई थिंक वो भी आपको बाद में जाकर फ़ायदा दे सकता है। आप चाहे एजुकेशन सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करो, या फिर आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएट हो तो वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करो। तो आई होप कि अगर आपके पास M.Ed होगा तो भी आपको ये 60% एंड अबव अगर M.Ed में स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर 60% लाना है। कभी बार हम ये गलती करते कि M.Ed तो कर लेते हैं, बस पास कर लेते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको मिनिमम 60%, तो ये जानकर रखना है पहले। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये नोट करके रखिएगा या फिर याद रखिएगा कि M.Ed अगर करना है तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके M.Ed में लाना चाहिए, ठीक है। तो आपको 7 मार्क्स वहाँ मिलेगा M.Ed करने के बाद, ठीक है। M.Ed अगर है आपके पास तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो स्कोर मिलेगा, मतलब ये टोटल 100, इसका ये जो स्कोर कार्ड हम बना रहा है ये एकेडमिक वगैरह जो भी लेकर, इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, और ये 100 मार्क्स की मतलब आपको कितना मिलेगा उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं PhD। तो PhD के लिए देखो सिर्फ कितना मार्क्स है ना, 25 मार्क्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है। तो आप अगर सोच रहे हो कि नेट क्वालिफाई कर दिया और आप मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो हो, बट अगर अप्लाई करोगे तो मतलब देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना लो हो जाएगा। एक PhD कैंडिडेट अप्लाई करेगा और आप अप्लाई करोगे तो आपका जो स्कोर है वो बहुत लो हो जाएगा। बट गुड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, तो आई थिंक कि डेफिनेटली चांस तो बनता है, बट PhD होने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जिन लोगों को PhD रहेगा। और ऐसे सिर्फ नेट हुआ है या JRF हुआ है उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, स्पेशली इन जियोग्राफी सब्जेक्ट, जियोग्राफी डिसिप्लिन, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट द पोजिशन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई थिंक पर्सनली। ओके, नाउ नेट विथ JRF। तो यहाँ पर आते हैं UGC नेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो नेट विथ JRF, ठीक।
तो नेट विद जेआरएफ के लिए आपको मिलने वाला है मैक्सिमम 10 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको मिलेगा नेट विद जेआरएफ अगर है आपके पास। अगर आपका सिर्फ नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, तब देखो आपको 8 मार्क्स मिलने वाला है। बट ये जो 2 मार्क्स है ना, ये बहुत डिफरेंस कर देता है एक बार, तो इसको इग्नोर मत करना। अगर आपके पास नेट है और कोशिश कीजिए कि तुरंत जेआरएफ निकालने की, क्योंकि 2 मार्क्स पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता चलेगा, ये देखो ये रिसर्च पब्लिकेशन में जो सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। मतलब आपको 2 मार्क्स पाने के लिए, जैसे कि आपका तो ऐसे ही कट गया 2 मार्क्स, अगर आपका जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन में मेरा 80% नहीं है, तो ऐसे ही मेरा 2 मार्क्स वहाँ पर कम है, कट गया, ठीक है, क्योंकि ऑफर शायद 21 था, वो मिलेगा मेरे को 19। तो उसके लिए उसको मेकअप देने के लिए मेरे को क्या करना है, मेकअप तो ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक लिमिट है कि 6 मार्क्स से ज़्यादा हमको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही में 2 मार्क्स मेरा गया, ठीक। अब ये देखो, तो रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको ईच पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए कि आपके हाथ में जितना है पहले से ही आवर हो जाइए, और कोशिश कीजिए कि ये 80% मार्क्स आपका रहे ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और नेट के साथ जेआरएफ भी आपका क्लियर हो जाए। बाकी पीएचडी का तो आप अभी कह नहीं सकते, क्योंकि वो ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी एक व्यापार है, और ये बात है, ठीक है। और ये है, और एमएड का ये देखो, एमएड करने का एक फ़ायदा यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि यार एमएड करने के अगर रहता है किसी का एमएड, मतलब मैंने जैसे ज्योग्राफी में बीएड किया, उसके बाद अगर एमएड मैंने किया, तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के टाइम मेरे को बेनिफिट मिल सकता है उस एमएड कोर्स का, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक एक बेनिफिट होगा कि वहाँ पर मैंने जो गवाया था, क्योंकि एमएड सब लोगों ने नहीं करता, तो मान लेते कि ग्रेजुएशन में मेरा 2 मार्क्स कम हो गया, और यहाँ पर ये रिसर्च पब्लिकेशन अगर मेरे पास नहीं है एक भी, तब भी यहाँ पर मेकअप दे सकते हैं वो एमएड कोर्स, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यूजफुल है, ठीक है। तो रिसर्च पब्लिकेशन, एक रिसर्च पब्लिकेशन को लिए मिलता है आपको 2 मार्क्स, मतलब आपको 3 रिसर्च पब्लिकेशन को कंसीडर किया जाएगा मैक्सिमम, और आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आता है टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंसेस, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, मतलब आपका पास टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ऐसे 5 ईयर्स तक की काउंट किया जाएगा, मतलब कंसीडर किया जाएगा मैक्सिमम, ताकि आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी ना करके बीएड के बाद आप टीचिंग लाइन में भी चले जाते हो और वहाँ पर एक्सपीरियंस लेते हो, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, तब भी आप कैसे इसको मेकअप दे सकते हो, ऐसे करके कैसे कि टीचिंग एक्सपीरियंस ले लिया आपने 5 साल का, तो आपको 10 मार्क्स मिल गया। रिसर्च पब्लिकेशन आपने बना दिया, मतलब इसके लिए रिसर्च पब्लिकेशन पता नहीं पीएचडी के टाइम ही किया जाता है, उससे पहले पीएचडी बिना पीएचडी के किया जाता है कि नहीं, तो इसके बारे में मेरे को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी पीएचडी में नहीं हूँ और मेरे पास नेट है सिर्फ, ठीक है। और ये देखो नेट विद जेआरएफ, तो वहाँ पर अगर आपका 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, तो आपको 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16, और ये 18 मार्क्स, और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में अगर ठीक ठाक रहा तो मतलब लगभग कवर कर सकते हो। सॉरी, ये 18 मार्क्स, और ये एमएड अगर कंसीडर किया हमने तो 25 मार्क्स हो गया। तो आपको पीएचडी जो है उसका इक्विवेलेंट आपको मिल गया, कि एक बाईपास या ना करने की बाद ही आपको मेकअप दे सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जिसके पास पीएचडी होती है उसके पास ये टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है उसके पास नहीं हो, क्योंकि काफ़ी टाइम वो लोग ये करता है कि एमए किया तो जेआरएफ क्लियर कर दिया और उन्होंने पीएचडी में चला गया, तो वहाँ उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और एमएड भी वो लोग नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही 10 एंड 17 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप एमएड करते हो और टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास रहता है तो, ठीक है। तो ये बात है। आप नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ से आप नंबर ले सकते हो, ना ला सकते हो, वो है आपका अवार्ड सेक्शन में। तो अवार्ड में आपको 3 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज। तो यहाँ पर आपको कुछ अवार्ड अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे मिला हो एक भी अवार्ड, तो आपको शायद 3 मार्क्स दिया जाएगा। एक अवार्ड के लिए ही शायद ये है, क्योंकि यहाँ पर बाकी ऐसे कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि था 1 ईयर के लिए 2 मार्क्स, यहाँ पर जो रिसर्च पब्लिकेशन में था 1 पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स, बट यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आपको एक अवार्ड मिलने पर 1 मार्क मिलेगा या 2 अवार्ड मिलने पर 2 मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक भी अवार्ड होगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अब स्टेट लेवल अवार्ड, आपका स्टेट लेवल का है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा,
ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक क्या होगा ना, नोट डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का भी अवार्ड है और नेशनल लेवल का भी अवार्ड है या इंटरनेशनल लेवल का भी अवार्ड है। तो शायद आपको दोनों मार्क्स मिलने नहीं वाला है, क्योंकि 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, तब आपको किसी एक का ही मार्क्स मिलेगा शायद। ये देख लेते हैं आप, ये देखो, इन अवार्ड्स कैटेगरी मैक्सिमम इज 3 मार्क्स, इन जीआरएफ एंड नेट कैटेगरी जैसे कि आपका 10 और 8 नहीं मिलने वाला। आपके पास नेट है और जीआरएफ है तो आपको 18 मार्क्स नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं। नेट विद जीआरएफ मतलब 10 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही एमफिल, एमटेक, पीएचडी ये सारे देख सकते हो कि मैक्सिमम 25 मार्क्स। ओ अच्छा, तो मतलब किसी के पास अगर एमएड भी हो और पीएचडी भी हो, ठीक है, तो उसको एमएड का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको एमएड का मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक जिसके पास पीएचडी है उसको एमएड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और जिसके पास सिर्फ एमएड होगा उसको तो सिर्फ 7 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम एक मार्क्स दिया हुआ रहता है कि ये तो इन अवार्ड्स कैटेगरी जैसे कि मेनली स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, और ये नेट जीआरएफ का तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स वहाँ पर मिलेगा। इन अवार्ड्स कैटेगरी में आपको 3 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो ये जो है नोटिफिकेशन मेरे को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये वेबसाइट से मिला है। इसका रिक्रूटमेंट नोटिस में ये था, ठीक। अब यहाँ पर देखो एकेडमिक स्कोर है क्या, कितना ना 84 आपका एकेडमिक स्कोर। एकेडमिक स्कोर मतलब वही जो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएड किया, पीएचडी किया, तो ये सब मिलाकर आपका टोटल आ गया। यहाँ पर देखोगे तो 84 आपका एकेडमिक स्कोर है। और रिसर्च पब्लिकेशन के लिए था मैक्सिमम 6 मार्क्स, और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए था आपका 10 मार्क्स, है ना। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स हो गया। और नेट जीआरएफ भी तो एकेडमिक में ही आज आ रहा है तो फिर ठीक है। और अवार्ड भी शायद एकेडमिक स्कोर में ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो एक बार अगर हमने देखा कि 84 कैसे बन रहा है तो देख पाएंगे कि यहाँ पर देखो 3, ठीक है, और टीचिंग रिसर्च तो अलग है, तो 3 यहाँ पर 10, तो 13 और 25 मतलब ये हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 ही मैक्सिमम हो सकता है। अगर 25 पीएचडी का ले रहा है तो एमएड ये इक्विवेलेंट का 7 नहीं ले सकते। तो 13 और 25 कितना होगा, 35 एंड 38, 25 एंड 45, 46, तो 38 एंड 46 कितना बनता है, 38 प्लस 46 अगर किया हमने तो वही बनता है 84, है ना, 84 बनता है, ठीक है। तो ये देखो टोटल आपका ये हो गया, एकेडमिक में आता है, ये आपका एकेडमिक स्कोर हो गया 84, और जो है ये मैंने सही बोला कि पीएचडी का 25 काउंट कर रहा है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक। तो ये बात है। और क्या है ना, हाँ, तो एकेडमिक स्कोर हो गया आपका। उसके बाद आपका रिसर्च पब्लिकेशन में 6 है और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 है। तो अगर आप पीएचडी लाइन में नहीं जा रहे हो तो आप ये सारे ऑप्शंस अगर आपको पता है तो ये सारे चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, और अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ काम करके वहाँ से भी आप मार्क्स ला सकते हो। आपका स्कोर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर जो है वो एनहेंस हो जाएगा। तो इसके लिए पहली चीज़ तो आपको ये अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि आप ग्रेजुएशन में ही जब एंटर कर रहे हो तो ये हल्के में मत लो कि यार ये टारगेट होना चाहिए कि आपका 80% आना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा सेमेस्टर एग्जाम में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सही है। अगर आप एमएड में एडमिशन लिया तो भी आपको याद रखना है कि मेरे को 60% लाना ही लाना है, ताकि बाद में जाकर काम आए ना वो डिग्री। तो फिर आपको पीएचडी तो अलग बात हो गया। अगर आपने नेट क्लियर कर दिया तो अभी आपको ध्यान रखना है कि यार जीआरएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 2 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपको रिसर्च पब्लिकेशन आप काम कर सकते हो किसी के साथ, और रिसर्च अगर किया उसके बाद पब्लिकेशन हुआ तो वहाँ से भी आपको जो है क्रेडिट मिलेगा, स्कोर मिलेगा। उसके बाद आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर हो तो आपको स्कोर मिल रहा है। तो और अवार्ड भी है जैसे कि, तो ये भी आपको अगर आप सर्च करते रहोगे कि यार कैसे मिलेगा अवार्ड, तो उसके लिए भी आप अगर स्ट्राइव करोगे या कोशिश करोगे तो अगर आपको अवार्ड मिल जाए तो फिर वो आपको बाद में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो देखिए आप इसको ध्यान में रखिए कि हो सके किसी एक आपका डायरी में लिख कर रखिए कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये फील्ड में मेरे को जो है फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ एकेडमिक्स या पीएचडी नहीं, मतलब नेट, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें अगर मैंने फोकस किया तो मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा, और बाद में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई किया तो वो बाद में जाकर मेरा स्कोर इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो यही है
ठीक है, ये मेरे को आपको बताना था कि यार देखो ये सारे चीज़ को कंसीडर किया जाता है जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर को चुना जाता है या उसका जब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर चलता है, तो ये सारे चीज़ें काम में आता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बाद में, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगे। तो डेफिनेटली वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।